ओके बेटा, तो आज हमारा क्लास नंबर 3 है, एपिसोड नंबर 3 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक्सपेंसेस को और एक हम डिस्कस करेंगे इनकम नाम की टर्म को। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। असेट भी हम लोगों ने जो पढ़ा वो भी एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म थी। वैसे ही एक्सपेंस पढ़ते हैं बेटा। एक्सपेंस क्या होता है? देखिए, एक्सपेंस मतलब कोई भी वो पैसा, कोई भी वो कॉस्ट जो आपने इनकर की वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। यानी हम कोई भी पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि हमारी इनकम बढ़े, तो उसे हम लोग अकाउंटिंग में, अकाउंटेंसी में एक्सपेंस कहते हैं। क्लियर है? तो एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो मैं पहले आपको एक्सपेंसेस बता देता हूँ कि एक्सपेंसेस क्या है। तो इट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बेटा जो भी पैसा हमने, जो भी कॉस्ट हमने इनकर की है वो कहलाता है एक्सपेंस हमारे लिए। ठीक है, तो मैं पहले एक्सपेंस आपको डिफाइन कर रहा हूं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेंस। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं, एपिसोड 3। तो एक्सपेंस क्या होता है? जो भी आपने कॉस्ट इनकर किया है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उसे हम लोग एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। इसके दो टाइप होते हैं। देखिए, हमारी अकाउंटिंग में एक वर्ड होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है एक्सपेंस। क्योंकि एक्सपेंडिचर हम इसके बाद डिस्कस करते हैं, पहले एक्सपेंस डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक्सपेंस जो है वो एक ऐसी अकाउंटिंग टर्म है जो हमें लाइफ टाइम काम आएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक्सपेंडिचर आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप। वैसे तो थ्री टाइप होते हैं इसके: रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये थ्री टाइप्स होते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू आपको देख नहीं रहा होगा, मैं आपको यहां लिख करके बता देता हूँ। डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है, ये तीन टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं। तो और जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू, वो अगेन दो टाइप के हैं। ये जो एक्सपेंसेस मैं बता रहा हूँ ना, ये रेवेन्यू वाले पार्ट के हैं, ये रेवेन्यू के पार्ट के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो मैं आपको जो फिलहाल समझाऊंगा वो ये वाला पार्ट लेकर के चलेंगे, बट आपको ये दिमाग में रखना है कि एक्सपेंस कौन सा वाला है, रेवेन्यू एक्सपेंस के ही हम लोग पार्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, ओके। तो इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अभी आगे आएगा तब मैं और आपको अच्छे से बताऊंगा। फर्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें ना बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, सारे एग्जांपल्स को आपको समझना है और बहुत अच्छे से लर्न भी करना है, क्योंकि एग्जांपल्स जब तक आप लोगों को क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आपको काफी दिक्कत आएगी आने वाले जो 3-4 चैप्टर्स है वहां पे। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। नाम से ही शो हो रहा है बेटा, ऐसा एक्सपेंस जो डायरेक्टली इनकर हुआ है। डायरेक्टली कब? जब हमने कोई कॉस्ट, जब हमने कोई गुड्स बाय किया, तो उस गुड्स को बाय करते टाइम जो भी पैसे खर्च हुए हमारे, जो भी एक्सपेंसेस हमने इनकर किए हैं, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, इन एक्सपेंसेस को आप इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं: द एक्सपेंस इनकर्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और टू द प्लेस ऑफ फैक्ट्री। यानी हमारा, मान लीजिए, आपको ये समझने के लिए एक चीज दिमाग में डालनी पड़ेगी बेटा कि वी आर मैन्युफैक्चरर, है ना। वी आर लाइक हम लोग डील कर रहे हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में, हम कोई ना कोई चीज बनाने का काम करते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो आपने अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को देखा हो, टेक्सटाइल यानी वो जो व्हाइट कलर का जो कपड़ा बनता है वो कैसे बनता है, मैं थोड़ा सा आपको उसका आइडिया दूं तो देखो, सबसे पहले कॉटन होता है, कॉटन को प्रोसेस करके थ्रेड बनता है, और थ्रेड से जो है वो व्हाइट वाला कपड़ा बन करके निकलता है बाहर। अपने यहाँ पे बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा। तो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज होती है, इनके लिए रॉ मटेरियल होता है कॉटन, उसे प्रोसेस किया जाता है, उससे बनता है थ्रेड, धागा, और फाइनली गुड्स बनता है वो कच्चा कपड़ा जो व्हाइट कलर का निकलता है, सफेद बिल्कुल, उसे हम लोग बोलते हैं फिनिश गुड्स। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल दिमाग में रखना होगा। अब सुनिएगा, हम लोगों का इंडस्ट्री तो है किशनगढ़ में, लेकिन जो कॉटन है वो आता है गुजरात से। तो बेटा गुजरात से जो आपने रॉ मटेरियल बाय किया है, उस प्लेस से लेकर के
किशनगढ़ आने तक जितने भी एक्सपेंसेस आप इनकर करेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैं लिखता हूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, जरा समझिएगा। एक्सपेंसेस incurred from place of goods purchased to the place of production, to the place of, आप प्रोडक्शन बोल दीजिए या फैक्ट्री बोल दीजिए, फैक्ट्री तक के सारे एक्सपेंसेस, ठीक है। जो भी फैक्ट्री तक एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस किसमें आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इंक्लूडिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ओके, एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं क्योंकि ये बिना एग्जांपल्स के समझ नहीं आता। वेजेस, वेजेस मतलब जो मजदूर को हम मजदूरी देते हैं, रॉ मटेरियल जहां से हमने बाय किया वहां से लेके यहां तक लाने के लिए हमने ट्रक में जो है वो अपना गुड्स मंगवाया, तो ट्रक में वो जो हमारा गुड्स है वो चढ़ाने वाला जो था वो मजदूर था, तो मजदूर को जो मजदूरी दी हमने, वेजेस, जिसे हम लोग वेजेस बोलते हैं ना, वेजेस, ये लेबरर को दिया जाता है। वेजेस एंड सैलरी, एक टर्म आता है वेजेस एंड सैलरी। बेटा वेजेस एंड सैलरी जो होता है ये जनरली आप समझो, जो कोई आपका वर्कर है, कोई एक लेबर है, ठीक है, वैसे तो वो आपके पास एज अ लेबरर ही जॉब कर रहा है, बट सम टाइम वो कभी कभी किसी एम्प्लॉय का काम करता है, पढ़ा लिखा लेबर है ना, ग्रेजुएट किया हुआ है, वो कभी कभी आपकी अकाउंट्स की बुक भी संभाल लेता है, तो आप उसे बेसिक तो देते हो वेजेस, बट समटाइम्स जब वो एम्प्लॉय का काम करता है 2-4 दिन तो आप उसे उसकी सैलरी भी देते हो। तो वेजेस एंड सैलरी साथ में जब ये मिल करके आता है तो वेजेस एंड सैलरी जो है वो एक टर्म बनता है। वेजेस एंड सैलरी इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट इज कैरेज, कैरेज इनवर्ड बोल देता हूं मैं इसे। कैरेज इनवर्ड मतलब क्या होता है बेटा, जब कभी आप कोई गुड्स मंगवा रहे हैं किसी ऐसी प्लेस से, जैसे हमने गुजरात से मंगवाया, गुजरात से लेके यहाँ तक लाने का जो खर्चा होता है, ट्रक में लाने का जो खर्चा होता है, ट्रक वाले को जो हम लोग उसका किराया देते हैं उसे बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, ठीक है, गुड्स को लाने का खर्चा। एक होता है कार्टेज, बेटा कार्टेज मतलब होता है ठेला बड़ा, मैं आपको इसके हिंदी मीनिंग भी बता रहा हूँ बिकॉज आप इनसे ज्यादा फैमिलियर होंगे बाद में। कार्टेज मीन्स जो यहाँ पर गुड्स आ जाता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी में गुड्स आता है हमारा, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो ऑफिस होता है, से सपोज वो ऑफिस जो है वो मैन चौराहा पे है, तो वहां से लेके लाइक मान लीजिए हमारा जो फैक्ट्री है, हमारा जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है, मील के आसपास है, माया बाजार के आसपास है, तो वहां तक लाने के लिए जो ठेले में गुड्स आता है ना, वो गुड लेकर के आते हैं, लकड़ी का वो ठेला बना होता है, तो या गधे गाड़ी पे लेके आते हैं, तो वो कार्टेज कहलाता है। उनको जो हम उनका पैसा दे रहे हैं ना, चार्जेस दे रहे हैं, उसे हम लोग कार्टेज बोलते हैं। बहुत स्पेसिफिक टर्म्स होती है हमारी अकाउंटेंसी में, हमें वो यूज करनी होती है। एक वर्ड आता है फ्रेट, FREIGHT, फ्रेट। फ्रेट मीन्स होता है बेटा, जब कभी आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री से और शिप से गुड्स आ रहा है, तो जो शिप वाली कंपनी है ना, उसे हम लोग फ्रेट पे करते हैं, ठीक है, उसे फ्रेट बोलते हैं। और ऐसे अगर ट्रेन से गुड्स आता है हमारा, तो पैसेंजर वाली जो मालगाड़ी आती है उसमें अगर हम लोग गुड्स मंगवा रहे हैं तो वो कहलाएगा रेल फ्रेट, RAIL, रेल, फिर आगे फ्रेट लग जाएगा, रेल का किराया, रेल भाड़ा बोल सकते हैं आप इसे। अच्छा, इसके साथ साथ कभी वेजेस अकेला आता है, कभी मैन्युफैक्चरिंग वेजेस लिखा आता है। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, जब हम कोई गुड्स बनवा रहे हैं, हम कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे हमारी फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज होंगे वो सब, उनको जो वेजेस हम लोग पे करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस बोल देंगे उसे, या प्रोडक्टिव वेजेस बोलेंगे, यानी प्रोडक्शन के टाइम पे जो हमने लेबरर को वेजेस पे किया वो, ठीक है जी। इसके अलावा पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल, देखिए दो टर्म्स आपको थोड़ी सी एक जैसी लगेगी। एक पावर एंड फ्यूल आ रहा है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, है ना, तो आपको दोनों सेम सेम लगेंगे। पावर एंड फ्यूल के लिए क्या है, जितनी बड़ी बड़ी मशीन होती है जो फैक्ट्री में हमें चलानी होती है, तो बेटा कुछ में तो डीजल भी लगता है, अगर लाइट चली जाती है तो डीजल से चलाते हैं। और पावर मतलब जब किसी मशीन को चलाना होता है तो हमारे घर पे जो कनेक्शन आ रहा है ना, उतना पावर नहीं, हमारे यहाँ तो 220 वोल्टेज ही आता है ना, उससे ज्यादा वोल्टेज की नीड होती है वहां पे, तो उसे पावर बोला जाता है, जो वहां इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है फैक्ट्रीज में। पावर एंड फ्यूल हो गया। फैक्ट्री का लाइटिंग, देखो फैक्ट्री का लाइटिंग अगर वर्ड आ रहा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस, और
ऑफिस का लाइटिंग वर्ड आ रहा है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा। अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हम लोग साथ साथ में डिस्कस करेंगे। फैक्ट्री रेंट, अगर हमने फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है तो फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंस है वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट होंगे। ठीक है। ड्यूटी ऑन परचेजेस, हमने जब गुड्स खरीदा उस पर जो भी हमने टैक्सेस दिए वो सारे के सारे किसमें काउंट होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है। कई तरीके की ड्यूटी होती है, जैसे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स लाने के लिए दिया जाता है। डॉक चार्जेस, ये जनरली जब आप किसी दूसरी कंट्री से गुड्स बाय करते हैं तो जब पोर्ट पे गुड्स आता है तो वहां पे डॉक चार्जेस हमें देना होता है, उस पोर्ट का लाइक चार्जेस, क्योंकि पोर्ट पे गुड्स आया तो ऑब्वियसली बात है हमने उस पोर्ट को यूज किया तो पोर्ट का चार्जेस। और भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी होती है जो हमें गवर्नमेंट को पे करनी होती है। कस्टम ड्यूटी होती है, वहां पे कस्टम ऑफिसर्स होते हैं उनको पे करना होता है। देर आर सो मेनी टाइप ऑफ ड्यूटीज। ओके। और भी बहुत सारी चीजें, एक बार एसएस ले लीजिए आप इसका। ठीक है। ये तो कुछ एक्सपेंसेस हो गए हमारे। अभी और 2-3 एग्जांपल्स है मेरे पास। ये सारे एग्जांपल्स को ना एक बार आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। अगर आप याद नहीं रख पाओ, सिर्फ डिफरेंशिएट कर पाओ कि भाई ये एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, तो भी काम हो जाएगा। एक होता है रॉयल्टी। मैंने आपको कल एक बात समझाई थी, पैटेंट राइट कॉपीराइट वाली। जो भी पर्सन, जो भी कंपनी पैटेंट राइट्स लेती है गवर्नमेंट से या कॉपीराइट लेते हैं तो इसके बदले में जो फी पे करना होता है उसे हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी। उसे हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी इज अ फीस विच इज पेड बाय दी, जिसने वो राइट लिया है वो उसको पे करना होता है टू दी गवर्नमेंट। ठीक है। तो रॉयल्टी हो गया। कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर का मतलब क्या होता है बेटा, जब फैक्ट्री वगैरह हम लोग रन करते हैं तो वहां पे कॉटन काम आती है, सॉफ्ट सोप काम आता है, मशीन्स को ना स्मूथली रन करने के लिए सॉफ्ट सोप हो गया, इन ऑयल्स हो गए, इंजन ऑयल्स होते हैं वो काम आते हैं। ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, अभी तो और भी एग्जांपल्स आएंगे इनडायरेक्ट के। यहां तक एसेस ले लें, यहां तक कोई डाउट हो तो पहले क्लियर कर ले बच्चा। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। सो आई होप सो आपको डायरेक्ट एक्सपेंस क्लियर हो चुका है भाई। अब नेक्स्ट आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे। बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में काफी सारे एग्जांपल्स होने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन रफ कर दिया। सेकंड टाइप है इनडायरेक्ट, थोड़ा सा ऊपर से भी रफ कर देते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपको ब्लश हो रहा होगा। ओके, सेकंड नंबर इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो जी, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आपने प्रोडक्शन करने के बाद सेल करने तक इनकर किया है। आपके पास प्रोडक्ट बन करके रेडी हो गया, अब अपने पास प्रोडक्ट गोडाउन में पड़ा है, वहां से लेके कस्टमर को बेचना है। इस बीच में जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं एक्सपेंसेस incurred after production to the sale of the product। प्रोडक्ट को बेचने तक, प्रोडक्शन के बाद से लेकर के प्रोडक्ट को बेचने तक जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हम लोग सब कैटेगरीज बना सकते हैं चाहे तो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो भी इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइज को हम सैलरी देते हैं तो ऑफिस सैलरीज हो गया। ठीक है, सैलरीज के साथ कभी कभी वर्ड यूज होता है सैलरीज एंड वेजेस। कोई एम्प्लॉय है हमारा जिसे हम लोग बेसिक तो सैलरी देते हैं, लेकिन कभी कभी वो किसी लेबरर का भी काम कर लेता है तो उसे हम लोग वेजेस भी देते हैं साथ में, तो सैलरीज एंड वेजेस भी इसी में आएगा। एक वर्ड होता है अलाउंसेस। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ अलाउंसेस। अलाउंस मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट जो हम हमारे एम्प्लॉय को देते हैं। जैसे हाउस रेंट अलाउंस होता है, यानी घर का किराया कंपनी देगी, है ना। बच्चों की स्कूल का फी है
तो उसका भी अलाउंस होता है। ट्यूशन फी अलाउंस बोलते हैं उसे, ट्यूशन फी अलाउंस या एजुकेशन अलाउंस बोलते हैं, है ना। हेल्थ के लिए भी देती है ना। तो पेट्रोल अलाउंस भी होता है। तो कई तरीके के अलाउंसेस जो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं और किस पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। तो कई तरीके के अलाउंसेस आपको कंपनी अलाउ करती है। तो जो अलाउंसेस कंपनी या फर्म जो है वो अलाउ कर रही है अपने एम्प्लॉय को, तो वो कंपनी के लिए या उस फर्म के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्रिएट होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफिस रेंट। अगर आपने ऑफिस को किराए पे ले रखा है तो ऑफिस का किराया, ऑफिस का कोई टैक्स लग रहा है तो वो ऑफिस का टैक्स, ऑफिस में जो लाइट यूज आ रही है वो लाइटिंग ऑफिस की। देखो मैंने आपको बताया था ऑफिस लाइटिंग अगर इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री लाइटिंग डायरेक्ट होगा। फैक्ट्री और ऑफिस का काफी वो है, फर्क है ना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगर आप अपने ऑफिस में प्रिंटिंग और स्टेशनरी वगैरह यूज कर रहे हो तो उसका भी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होगा, जो कि जनरली रिलेट करता है ऑफिस से। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, आपने सुना होगा बिजनेस में टेलीग्राम वगैरह भेजे जाते हैं, पोस्ट किए जाते हैं कई सारे लेटर्स। ईमेल वगैरह तो होता है बट एक फिजिकली भी हम लोग लेटर्स वगैरह पोस्ट करते हैं, अपने कस्टमर्स को भी करते हैं, सप्लायर को भी करते हैं हिसाब किताब का। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम का खर्चा। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस जनरली सीए को दी जाती है। ऑडिट मींस होता है अकाउंट्स को चेक करने का फी। जो हम लोग हमारा बिजनेस चला रहे हैं, हम लोग हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, इस बुक्स ऑफ अकाउंट को हमें कंपलसरीली ऑडिट करवाना होता है सीए से। कुछ फर्म्स को करवाना होता है, सभी को करवाने की जरूरत नहीं। ऑडिट मींस चेक करवाना होता है सीए से। तो सीए को जो फी देते हैं उसके बदले उसे कहते हैं ऑडिट फी। नेक्स्ट इज लीगल चार्जेस। लॉयर वगैरह को जो हम लोग चार्जेस दे रहे हैं, कोई केस वेस चल रहा है हमारा कंपनी का, तो वो लीगल चार्जेस। एक बार ऐसे ले लें, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड एक्सपेंस। हालांकि आपको अलग अलग से लिखने की नीड नहीं है। आपको तो क्वेश्चन अगर अभी फिलहाल जब आप इनिशियल लेवल पे अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट करोगे तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। अगर मैं कहूँ सैलरी तो आपको एक्सपेंस होता है। मैं आपसे इतना भी नहीं पूछूंगा डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट होता है, बस एक्सपेंस होता है। बट जब आप आ जाओगे 17-18 चैप्टर पे, वहां पर ये डिफरेंशिएशन बहुत काम आएगा, क्योंकि अलग अलग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस अलग जगह पे जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अलग जगह पे जाता है। ठीक है। तो मेरा काम है आपको आज ही से प्रिपेयर करना आगे के लिए, है ना। तो अगर आपने ये लिख लिया हो, आई मीन एसेस ले लिया हो और किसी कोई डाउट ना हो, तो हम लोग आगे चले बेटा। ओके, नेक्स्ट इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। इसी में हम लोग अलग अलग से सब कैटेगरीज बना रहे हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कई टाइप के होते हैं, तो उन्हें समझने के लिए ना हम लोग उनकी सब कैटेगरी को यूज में ले रहे हैं। जैसे अगर मैं अभी बात करूंगा आपकी रिपेयर और मेंटेनेंस का, तो रिपेयर और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया? हमने असेट वगैरह को रिपेयर करवाया या उसको मेंटेन करने के लिए जो भी पैसे खर्च किए हैं, वो सब क्या होते हैं? रिपेयर और मेंटेनेंस के अंदर आते हैं। तो देखिए यहां लिख रहा हूं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। रिपेयर और मेंटेनेंस एक्सपेंस, अगर मैं इसमें एग्जांपल्स की बात करूं तो बहुत सिंपल से दो एग्जांपल्स हैं। जो भी एक्सपेंस आपने किसी असेट को रिपेयर या मेंटेन करवाने के लिए किया है, उसे हम लोग रिपेयर और मेंटेनेंस एक्सपेंस में रखते हैं। एक वर्ड है यहाँ पे रिपेयर, एग्जांपल्स लिख देता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल्स। रिपेयर, अगर आपने कोई रिपेयर करवाया या रिन्यूअल करवाया, कोई मशीन का कोई पार्ट चेंज करवाया, रिपेयर मतलब ठीक करवाना उसे ही, और रिन्यूअल मतलब उस पार्ट को हटा करके नया पार्ट लगाया, तो वो दोनों इसमें आएंगे। एक डेप्रिसिएशन, एक टर्म आप लोगों के लिए नहीं आएगी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है समझिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सपोज मैंने एक फोन बाय किया 2018 में, वो फोन 30,000 का था, मतलब Vivo V17 Pro है मेरे पास, तो वो लगभग दैट टाइम 30,000 का फोन था। आज 2 इयर्स हो गए मेरे को, तो क्या वो आज भी 30,000 में सेल हो जाएगा क्या मार्केट में? द आंसर इज नो सर, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने उसे यूज किया है, और यूज किया है, यूज करने से उसकी वैल्यू कम होती है। ठीक है। तो इसे हम हमारी अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगर किसी एसेट को आप यूज कर रहे हो या आपको उसे लिए हुए टाइम हो गया है या उसकी जगह पे नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आपकी एसेट की वैल्यू डाउन होगी। तो जितना भी वैल्यू में फॉल आता है, आपकी एसेट की वैल्यू जितनी भी कम होती है, उसे अकाउंटिंग टर्म में डेप्रिसिएशन कहा जाता है।
डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट ड्यू टू वियर एंड टियर एंड यूसेस, है ना। किसी असेट को आपने यूज लिया, उसे लिए हुए समय हो गया, टूट फूट होती है उस असेट में, तो इस वजह से उस असेट की वैल्यू डाउन होती है, तो उस डाउनफॉल को हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर। तो डेप्रिसिएशन भी रिपेयर और ये असेट्स के ऊपर लगता है, इसीलिए इसे रिपेयर और मेंटेनेंस एक्सपेंस पे रखा जाता है। ठीक है जी। ये डेप्रिसिएशन भी आया, ये टर्म मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो अगर आपको ये समझ आ गया तो आगे चले। सी इज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल मतलब समथिंग रिलेटेड टू मनी। अगर आपने कोई पैसा है जो आपने कहीं से बोरो किया है, बैंक वगैरह से अगर आपने फंड रेज किया हो, तो आप उन्हें जो इंटरेस्ट पे करते हो उनके लोन पे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन वो एक्सपेंस होता है जो कि फाइनेंशियल एक्सपेंस ट्रीट होता है। ठीक है जी। डी है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के चार्जेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। आप अपने गुड्स को सेल करते हो या डिस्ट्रीब्यूट करते हो, दैट टाइम पे आप जो एक्सपेंस इनकर कर रहे हो उसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कहते हैं। एग्जांपल्स, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अगर आपने एडवर्टीजमेंट किया है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, लाइक हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को शो हो, समझ आए उसे कि ये प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है, तो हम उसके लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंस है वो इनडायरेक्ट नेचर का होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पे काउंट होता है। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हम हमारे एम्प्लॉइज को या सेल्समैन को प्रोडक्ट बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं, तो उनका ट्रैवल का खर्चा वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट इज सेल्समैन का सैलरी। सेल्समैन का सैलरी, सेल्समैन सैलरी। ठीक है। कमीशन अगर आपने पे किया है, कमीशन टू सेल्समैन, कमीशन टू सेल्समैन। सेल्समैन को गुड्स बिकवाने का जो कमीशन हम लोग देते हैं, समटाइम्स हम उन्हें सैलरी तो देते ही हैं, साथ में कमीशन भी देते हैं, ताकि वो बहुत इंटरेस्टेड होकर के अपना काम करे और ज्यादा से ज्यादा हमारा गुड सेल करने में हमारी हेल्प करे। ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड। अच्छा, डिस्काउंट मैंने लिख दिया। डिस्काउंट मतलब आप अपने प्रोडक्ट को जब बेचते हो, है ना, दैट टाइम पे आप कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देते हो, कहते हो अगर आप ये 2 प्रोडक्ट खरीदोगे तो 10% हम आपको ऑफ देंगे या 20% ऑफ देंगे। तो डिस्काउंट अलाउड इज ऑल्सो अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके। नेक्स्ट इज रीपैकिंग चार्जेस। रीपैकिंग, कोई कस्टमर आता है आपके पास और आपको प्रोडक्ट फिर से रीपैक करने के लिए बोलता है, आप उसे कोई बॉक्स वगैरह में पैक करके देते हो या कोई अलग से पॉलीथीन लगाते हो, तो उसका जो भी आपका एक्सपेंस लग रहा है, 1, 2, 5 रुपए, 10 रुपए, तो वो आपका रीपैकिंग चार्जेस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सेल्स टैक्स होता है। आजकल तो सेल्स टैक्स नहीं होता है, आजकल जीएसटी होता है। जो भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका लग रहा है वो इसमें आएगा। एक वर्ड आता है फ्री सैंपल। जीएसटी जो आपको पे करना हो रहा है ना, वो आपके एक्चुअली, इसीलिए जीएसटी को यहाँ पे वैसे नहीं लिखा जाता, बिकॉज जीएसटी का इनपुट क्रेडिट मिलता है। ये क्या होता है हम आपको आगे समझाएंगे, जीएसटी वाला टॉपिक में आएगा। एक फ्री सैंपल और समझ लीजिए। फ्री सैंपल मतलब आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, दैट टाइम आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें फ्री में दे रहे हैं। लाइक किसी प्रोडक्ट के साथ आपने फ्री रख दिया उसे, ताकि कोई कस्टमर उसे यूज करे और उसके बाद आपका वो प्रोडक्ट जो है वो बाय करे मार्केट से। ठीक है। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। एक इसमें ट्रेड एक्सपेंसेस को और इंक्लूड कर देना। ट्रेड मींस बिजनेस के और कोई खर्चे, छोटे मोटे खर्चे, तो स्पेसिफिक नहीं है। सर सेल्स टैक्स का मीन, सेल्स टैक्स का बेटा मीन होता है सेल्स गुड्स को सेल करते टाइम जो टैक्स देना पड़ता है। देखो जी, ये अब एक्चुअली हट चुका है। सेल्स टैक्स जो है वो अब रिमूव हो चुका है। सेल्स टैक्स की जगह पे जीएसटी आ गया। काफी सारे टैक्सेस को रिप्लेस करके जो है वो जीएसटी आया है। एक क्वेश्चन और पूछा है आपने मुझसे, वो है सर ईएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है? इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। अगर आप बैंक वगैरह से लोन लेते हो, तो आप सपोज आपने 5 लाख का लोन लिया, तो 5 लाख का लोन अगर आप लोग ले रहे हैं, तो आप कहोगे कि हम 5 लाख एक साथ पे नहीं कर सकते बैंक को, आप इक्वल एक इंस्टॉलमेंट बना दो जो हम आपको 5 ईयर्स तक पे करेंगे। तो से सपोज उन्होंने 15,000 का एक इंस्टॉलमेंट बना दिया आप लोगों के लिए, तो वो क्या इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वल इक्वल अमाउंट हम लोग पे करेंगे। क्लियर? तो ये एक बार आप एसेस ले लें बच्चा,
है ना। इसलिए अगर आप एक बार एसएस ले लेंगे तो मैं आगे का एक छोटा सा पॉइंट और है वो कंप्लीट करवा देता हूँ। एक और छोटी सी टर्म्स में ऐड करना, वो है कैरेज आउटवर्ड। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टर्म है, कैरेज आउटवर्ड। मैंने इनवर्ड तो आपको समझाया था जब आपने कोई गुड्स बाय किया है और वहां से, जैसे आपने गुजरात से कोई गुड्स बाय किया तो गुजरात से हमारी सिटी तक लाने के लिए जो भी हम ट्रक वाले को पैसा दे रहे हैं उसे कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। अब हमने गुड्स बेच दिया, हमारे गुड्स बेचने का, हमने हमारी फैक्ट्री से गुड्स बेचा, वो कस्टमर कहता है हमें घर पे डिलीवरी दो, तो उसका घर अजमेर में है सपोज, तो किशनगढ़ से अगर हम अजमेर से गुड्स भेज रहे हैं तो वो कहलाएगा कैरेज आउटवर्ड। वहां तक का जो एक्सपेंस अगर हमें बियर करना है तो वो कैरेज आउटवर्ड कहलाए। ठीक है जी। तो कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और इनवर्ड जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसको हटाना पड़ेगा। और लास्ट एक छोटा सा और पॉइंट है इसमें, मतलब पॉइंट तो क्या है, 3 नंबर का, और इसमें हम लोग डाल देते हैं कोई अदर और एक्सपेंसेस और लॉसेस अगर हमारे पास आ जाए, जैसे कि बैड डेट्स आ जाए। बैड डेट्स मतलब बताऊंगा अभी, लॉस बाय फायर आ जाए, चैरिटी आ जाए, डोनेशन आ जाए, चैरिटी डोनेशन, चैरिटी और डोनेशन एक ही बात है, एक्सेट्रा। बैड डेट्स मतलब अगर हमने किसी पर्सन को क्रेडिट पे गुड सेल किया जो कि हमारा कस्टमर है, अगर वो पर्सन पैसा नहीं देता हमें फ्यूचर में जाकर रखे तो वो हमारे लिए बैड डेट कहलाएगा। बैड मतलब बुरा, डेट वर्ड जो है ना, ये डेट, देखिए 2 वर्ड होते हैं, एक DEBT डेट, एक होता है DEBTS डेट्स। ये डेट मतलब तो होता है लोन, उधारी, ठीक है, इसे बोलते हैं डेट। और इसे बी साइलेंट होता है ना, और यहाँ पे डेट्स, बी साइलेंट यहाँ पे भी होता है, बस इसके साथ एस और लगा होता है। तो डेट्स मतलब होता है डेटर्स। डेटर्स वर्ड्स को हम शॉर्ट में डेट्स कहते हैं। तो बैड डेट्स मतलब बुरे डेटर्स, बुरे मतलब वो डेटर्स जिनसे हमें पैसे रिकवर नहीं हो रहे, पैसे नहीं मिल रहे फ्यूचर में, वो बैड डेट्स कहलाएगा। ठीक है, तो जो पैसा हमारा डूब गया, इसे डूबत ऋण भी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन जो पैसा हमें नहीं मिलने वाला, जो पैसा डूब गया, उसे हम लोग कहते हैं बैड डेट। ओके, नेक्स्ट इज लॉस बाय फायर। अगर हमारे गोडाउन में आग लग गई और हमारा जो गुड्स है वो जल गया या हमारी असेट्स वगैरह जल गई तो वो लॉस कहलाएगा, लॉस बाय फायर। वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आता है। चैरिटी या डोनेशन, अगर हमने हमारा कोई प्रोडक्ट है या कुछ पैसे या कोई असेट किसी चैरिटी या डोनेशन में हमने दे दी तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही हमारे लिए। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ जो हमारा एक्सपेंस है वो कंप्लीट होता है। एक बार आप एसेस ले लें, इनकम वाला पार्ट और पढ़ाना है मुझे। एनी डाउट बच्चा अभी तक? चलिए, ले लिया होगा एसेस आपने। अब बेटा एक लास्ट फिफ्थ इंपोर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो आपको जरूर याद रखनी है भाई, इनकम। इनकम, इनकम क्या होता है बेटा? ये इनकम हमारी 6 नंबर की बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, 6 और 7, आई डोंट नो, 7 पे। इनकम क्या होती है बेटा? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड। देखिए, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंस मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये मार्कर है, मैंने इसे बाय किया है 7 रुपीज में, दिस इज माई कॉस्ट। बचपन में पढ़ते थे कॉस्ट प्राइस। मैंने इसमें प्रॉफिट ऐड किया मेरा 3 रुपीज और अब मैं इसे सेल करता हूं 10 रुपीज में, दिस इज SP, सेलिंग प्राइस। मैं सेलिंग प्राइस लिख देता हूं अलग से, है ना। तो आपको ये समझना है, मैं आपको क्या कहता हूं, ये जो सेलिंग प्राइस है इसे मैं कहता हूं रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स, वट एवर यू सोल्ड, जो भी आपने बेचा अभी तक वो सब आपकी रेवेन्यू है। उसमें से अगर आप अपना एक्सपेंस लेस कर दें, एक्सपेंस जो कॉस्ट आपने इनकर की है ना, ये कॉस्ट आपका एक्सपेंस है, और ये सेलिंग प्राइस जो है वो आपका रेवेन्यू है। तो आई एम सेइंग कि रेवेन्यू में से एक्सपेंस अगर आप लेस कर दोगे तो वो आपकी इनकम आ जाएगी। अब प्रॉफिट मतलब इनकम है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो मैंने 10 रुपए में बेचा, माइनस 7 रुपए में खरीदा, तो 3 रुपीज का मेरा इनकम आ गया। इनकम या प्रॉफिट बोल सकते हैं। आई बात समझ में? तो इनकम मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस
इज कॉल्ड इनकम। ठीक है, एसेट्स ले लो, कुछ एग्जांपल्स इसके मैं आपको नोट करवा देता हूं। ओके जी, चलिए आइए एग्जाम्पल लिखिएगा इसके। केवल प्रॉफिट की बात नहीं होती, यहाँ पे कई तरीके की बात होगी। अगर आपने आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसे रेंट पे दे रखा है, तो रेंट रिसीव जो है वो आपका रेवेन्यू है या इनकम है। ठीक है, वो आपको आपको मिल रहा है। इंटरेस्ट रिसीव, अगर आपने कहीं बैंक में पैसे जमा करवा रखे हैं या किसी पर्सन को लोन पे पैसे दे रखे हैं, तो उससे जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो भी आपकी इनकम है। डिस्काउंट रिसीव, अगर आप किसी क्रेडिटर से गुड्स खरीद करके आए हैं, तो सामने वाला बंदा कहता है कि अगर आप हमसे 5000 यूनिट खरीदोगे तो हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। अभी मैं 4000 यूनिट सपोज खरीद रहा हूँ, उससे 1000 और एक्स्ट्रा खरीद लेता हूँ, तो मुझे 10% का ओवरऑल पूरे 5000 यूनिट पे डिस्काउंट देगा 10% का। तो डिस्काउंट जो मुझे मिलेगा वो मेरी इनकम है। ठीक है, तो रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, एक वर्ड होता है डिविडेंड। डिविडेंड रिसीव, बेटा डिविडेंड किसको दिया जाता है? अगर आपने किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए, किसी कंपनी में, जैसे रिलायंस में आपने पैसा लगाया, टीसीएस में लगाया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में आपने पैसा लगाया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, अगर आप उनमें पैसा लगाते हो, जो लिस्टेड कंपनीज है स्टॉक मार्केट में, अगर आप उनमें पैसा लगाते हो, तो वो कंपनियां अपने जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो पैसा लगाते हैं उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, तो उन सबको प्रॉफिट में जो हिस्सा देती है उसे डिविडेंड कहा जाता है। तो बेसिकली डिविडेंड मीन्स व्हाट, कि अगर आपने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया तो कंपनी का प्रॉफिट जो आपको मिलता है वो डिविडेंड रिसीव होता है। नेक्स्ट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई आपने फिक्स एसेट बेचा, जैसे सपोज आपके पास पुरानी गाड़ी थी, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग वो पुरानी गाड़ी आपने 10 लाख में खरीदी थी, आपने उसको यूज किया, उस पर डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करके वो 4 लाख रुपए की बची आपके पास 5 साल में। 5 साल आपने यूज की, 4 लाख की बची। अब उस एसेट को आप 4 की जगह 4.5 लाख में बिक रहा है, 4,50,000 में वो सेल हो रही है आपकी कार, तो 50,000 का जो प्रॉफिट है वो भी आपकी इनकम में होगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से इनकम के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने है बेटा, इनका भी आप एसेट्स ले ले। तो इसी के साथ बेटा हमारा जो इनकम वाला टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने जो 7 बेसिक अकाउंटिंग टर्म सीखी, उसमें से 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कैपिटल वाली, असेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम। आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स, वो पूरे इसी के ऊपर बेस्ड है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर्स।